पहले दूसरों को सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को बहुत 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 नमस्कार। आज बात करते हैं आहार एवं पोषण में। आगे कार्बोहाइड्रेट की हमने संरचना और वर्गीकरण के बारे में बात की थी, उदाहरण भी देखे थे। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तक बात की थी। चलें आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। फिर स्टार्ट करेंगे हम वसा, लिपिड्स। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलें आगे बात करते हैं हम हमारे टॉपिक पर। टॉपिक हमारा आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे हम। फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण वगैरह की बात की। आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ कार्य होते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, मेटाबॉलिज्म किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कार्बोहाइड्रेट मिलेगा किस किस से, किस में कौन सी मीठी शर्करा है, कौन सी फल शर्करा है, सब बात कर ली हमने। स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह सब की बात की। अब हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया, पचाया हमने, पचित या डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट कहां पर गया? हमारी आंतों में, आहार नाल में, इंटेस्टाइन में हमारे वो कार्बोहाइड्रेट पड़ा है। अब यहां पड़ा किस काम का? इस कार्बोहाइड्रेट को अब क्या किया जाएगा? रक्त में अवशोषित, रक्त में क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। अवशोषण की क्रिया होती है। ध्यान रखना, पाचन तंत्र में भी यही पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पाचन देखेंगे हम, उसके बाद भोजन का अवशोषण होगा। तो अवशोषण अभी देख लो। ये कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण मोनोसेकेराइड यानी सरलतम भाग। देखो, पाचन की अगर मैं परिभाषा दूं कि पाचन है क्या, एक लाइन में सरल सा उत्तर क्या होगा कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, सिंप्लीफाइड करना। जैसे जटिल पॉलीसेकेराइड थे, उनको तोड़ते 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 यानी उनको सरल करते हुए किस में बदल दिया? मोनोसेकेराइड में। अब ये मोनोसेकेराइड हमारे आंतों में पड़े, इंटेस्टाइन में पड़े, यहां से कहां जाते हैं? ब्लड में। तो आपने कई बार सुना भी होगा, कई जने कहते हैं मेरे शुगर बढ़ गई। क्या बोल देते हैं? शुगर बढ़ गई। हुआ क्या? अब ये देखो, शुगर बोले तो शर्करा, शर्करा बोले तो कार्बोहाइड्रेट। जब ये कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में गया तो अब आपके ब्लड या रक्त में क्या हुआ? शर्करा का लेवल बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए शर्करा लेवल को वापस नॉर्मल कौन करेगा? हार्मोन करते हैं। यानी शर्करा
खाने के तुरंत बाद कभी भी ये डायबिटीज़ वाला टेस्ट नहीं करते, क्योंकि खाने पर डिपेंड करेगा कि आपके खाने में अगर बहुत ज़्यादा मीठा लिया है या कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ बहुत ज़्यादा खा लिए तो फिर निश्चित रूप से आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। इसलिए भूखे पेट डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, मोनोसेकेराइड पड़े कहाँ चले गए, अब रक्त में। तो ये शुगर रक्त में जाएगी। अब यहाँ ब्लड में क्या किया जाएगा, रक्त में देखो, ब्लड में जो एक्स्ट्रा शर्करा होगी, जितनी जरूरत होगी उसको तो कंज्यूम कर लेंगे, उसका तो उपयोग कर लेंगे। बची हुई अतिरिक्त शर्करा को क्या करेंगे, शर्करा लिख देता हूं ग्लूकोज। इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किस में, ग्लाइकोजन में। कल भी बताया था मैंने कि ग्लाइकोजन क्या होता है, जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ। जितना यूज करना था ना, इसको यूज कर लिया, बचे हुए का क्या करें, बचे हुए को क्या किया जाएगा, इस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और हमारी बॉडी में स्टोर कर लिया जाएगा। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना यानी क्या हो रहा है, इस क्रिया के द्वारा देखो ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। तो जब किसी चीज का निर्माण होता है पीछे लगा देते हैं जेनेसिस, और आगे क्या लगा दूं, जिसका निर्माण हो रहा है, यानी किसका निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये लीजिए, शब्दों को तोड़कर पढ़ो, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का संश्लेषण, ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। और ये क्रिया कौन सा हार्मोन करवाएगा, ये इंसुलिन करवाता है। सुना होगा ना, डायबिटीज में ये इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी होगी तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, यानी ये ग्लूकोज कहां पड़ा रहेगा, ब्लड में ही पड़ा रहेगा। ब्लड में शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। नॉर्मली अपन यही बोलते हैं ना कि शुगर बढ़ गई, ये इस वजह से हुआ। अच्छा, शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, एक्स्ट्रा जो था उसको स्टोर कर लिया। अब कई बार ऐसे भी मौके आएंगे जब आप कभी कोई दिन खाना कम खाया, कभी आपने हो सकता है व्रत किया हो, कभी हो सकता है आपने फास्ट किया हो। अगर एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे, लेकिन उस दिन भी, जिस दिन आप खाना नहीं खा रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट जरूर होती है, ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। आप चुपचाप बैठकर YouTube पर वीडियो भी देखते हो ना, उसके लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए होती है। तो ये ऊर्जा कब आएगी, कहां से आएगी, तो अब सुनना, जिस दिन आप व्रत रखते हो या कभी हो सकता है आप भूख हड़ताल पर बैठ गए, जाकर किसी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए, तो अब खाना नहीं खाओगे, तो ऐसी दशा में आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, वो ये ग्लाइकोजन देगा। भाई ग्लाइकोजन है क्या, संचित भोजन ही तो है, स्टोर्ड फूड ही तो है, संचित भोजन या क्या है, स्टोर्ड फूड है ये तो। अब किसी भी चीज का स्टोर क्यों करते हैं हम, कोई भी चीज स्टोर करके क्यों रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका प्रयोग कर सकें। यानी अब जब जरूरत पड़ेगी तो इस ग्लाइकोजन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वापस ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यानी ग्लाइकोजन टूट रहा है किसमें, ग्लूकोज में। और जब ये कोई भी पदार्थ टूटता है तो पीछे एक शब्द लगता है लाइसिस। लाइसिस को हिंदी में कहते हैं अपघटन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर टूट कौन रहा है, ग्लाइकोजन, तो इसको क्या कह देंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ये क्रिया करवाने में सहायता करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन।
या ग्लूकेगॉन हार्मोन कहते हैं। चाहे इंसुलिन की बात करूं चाहे ग्लूकेगॉन की बात करूं, दोनों के दोनों हार्मोन कहां से आते हैं? अग्न्याशय से आते हैं, पेनक्रियाज से आते हैं। अग्न्याशय या पेनक्रियाज में जो अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं वहां से आते हैं। तो आपके शरीर में, आपके रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का काम तो कौन करेगा? शर्करा कब बढ़ेगी? जब ग्लूकोज ज्यादा होगा। और ग्लूकोज को बना कौन रहा है? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा कौन सा हार्मोन बना रहा है? ग्लूकेगॉन। तो अब इसका पूरा कंक्लूजन सुने, देखो। आपके रक्त में इंसुलिन शर्करा की मात्रा को कम कर रहा है। कैसे किया कम? कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन। ग्लूकेगॉन इसका उल्टा काम करेगा। ग्लूकेगॉन क्या करेगा? ये इस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ग्लूकेगॉन जहां पर ब्लड में ग्लूकोज या शर्करा का लेवल बढ़ा रहा है, वहीं पर इंसुलिन क्या कर रहा है? कम कर रहा है। क्रिया कौन सी है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजन का टूटकर इसमें सरल ग्लूकोज में बदल जाना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। सेम ऐसे ही आगे भी पढ़ेंगे वसा के लिए, लिपिड के लिए, लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस। शब्द में फिर कह रहा हूं, ये बड़े बड़े शब्द आते हैं ना, डर जाते हैं कई जने कि सर ये क्या हुआ। शब्दों को तोड़कर पढ़ो। ग्लाइकोजन सुना है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का निर्माण, लाइसिस ग्लाइकोजन का अपघटन। तो इस तरह से आपके रक्त में ये शर्करा का बैलेंस होता है। हालांकि एक और बात बता दूं, कई दूसरे हार्मोन भी हैं जो ये ग्लूकोज के लेवल को नियमित करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से आते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, वो भी इसको प्रभावित करेंगे। जब ग्रंथियां पढ़ेंगे तब उसकी भी बात करेंगे। तो यहां पर एक तो ग्लूकेगॉन और एक इंसुलिन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। प्रतिरोधी हार्मोन कहलाते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाते हैं। तो यहां हमने पहले बात की किस तरह से आपके ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन किया जाता है। अगर ज्यादा ही कम हो गई ना शर्करा, तो चक्कर आकर गिर पड़ोगे। और शुगर लेवल ज्यादा हो गया, डायबिटीज। डायबिटीज भी बहुत खतरनाक है। चलें आगे बात करें। और भी अगर हम बात करें, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत तो है ही। हमारे कई कोशिकाओं में ये संरचनात्मक यानी कई संरचनाओं का निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमने बात की थी सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट कोशिका भित्ति का निर्माण कर रहा था, संरचना का निर्माण किया है। तो ये हमने कुछ बातें की हमारे कार्बोहाइड्रेट से संबंधित। अब आगे बात करते हैं वसाओं की या लिपिड की। वसा की बात करें हम हमारी डेली लाइफ से ही जोड़कर देखते हैं। देखो, जो भी ज्यादातर चिकने पदार्थ खाते हो ना आप, जैसे घी, तेल, मक्खन, या जैसे नॉनवेज खाने वाले जैसे चर्बी वगैरह हम खाते हैं, तो उसमें ये जो सारे पदार्थ मैंने बात की, मैंने बताया ना, घी, तेल, मक्खन, या आपके जैसे बटर, चीज़ वगैरह इनकी बात करें, दूध से संबंधित और भी अन्य उत्पाद ऐसे, या जैसे चिकन वगैरह की बात करें, इन सभी में वसा का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। वसा बहुत ज़्यादा होती है। तो अब मन में आता है सर ये वसा लिपिड होती क्या है? जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट किस किस के बने थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। वसा या लिपिड भी इसी के बने होते। वसा या लिपिड्स बोल दो या फैट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये भी किससे मिलकर बने? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन अंतर कहां आ गया? जहां पर हमने क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में इनका सामान्य सूत्र क्या था? CnH2nOn, मोनोसेकेराइड का यह सूत्र था। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी इनका ऐसे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हालांकि वसीय अम्लों का होता है, वसाओं का नहीं होगा।
बस हाँ इतना जरूर कह सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने सामान्यतया चिकनाई युक्त होते हैं, सामान्यतया चिकनाई युक्त होते, सामान्यतया चिकनाई युक्त होते। और इनमें एक बात करें, ऑक्सीजन की मात्रा O या ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा तुलनात्मक रूप से, अगर मैं बात करूं ना कार्बोहाइड्रेट से तुलना करूं, तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन तो बहुत कम होती है। और यहीं से एक बहुत बड़ा कारण आने वाला है। देखो, जब आपको ऊर्जा की आवश्यकता तुरंत होती है ना, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, अभी के अभी मुझे एनर्जी चाहिए, अभी के अभी मुझे ऊर्जा चाहिए, तो मैं ग्लूकोज लूंगा, तो मैं कार्बोहाइड्रेट का सेवन करूंगा, इस वसा का नहीं करूंगा। ऊर्जा तो ये भी देती है, लेकिन इसको ऊर्जा देने में टाइम लग जाता है। अब इसका कारण बता रहा हूं, देख लो। जब इसमें ऑक्सीजन की कमी है तो इसका अपघटन होना यानी इसका पाचन होना भी लेट होगा। पाचन किसकी सहायता से होता है, इसका अपघटन किसकी सहायता से होता है? तो देखें इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहां ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, तो इसका पाचन या ऑक्सीकरण भी धीमी गति से होता है। ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है, देखो हर चिकनी चीज वसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं? हर चिकनी चीज वसा हो या हर वसा चिकनी हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कई ऐसे वर्णक देखते हैं, जैसे टमाटर में लाइकोपीन, वसीय पदार्थ है लेकिन चिकना नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, कई वसा में विलय विटामिन जो होते हैं, जैसे अपन बात करें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के, ये वसा विलय विटामिन है। ठीक है, तो ये भी कैसी प्रकृति के होते हैं, वसीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें। हाइड्रोजन होगा तो ध्यान देना, रेंसिडिटी अगर अपन बात करें, रेंसिडिटी नॉर्मली जो आगे बात करेंगे अपन, संतृप्त वसाएं, असंतृप्त वसाएं। जो असंतृप्त वसाएं होती है यानी तेल वगैरह, उनमें हम देखेंगे रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, बाद में उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, चले आगे बात करें। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यही कारण है कि इनका पाचन आसानी से नहीं होता। कहते हैं ना वो कहावत है ना कि घी हर किसी को पचता नहीं है। घी क्या है, वसा ही तो है। ठीक है, तो यही कारण है कि इनका पाचन शीघ्रता से, जल्दी से, पाचन बोले तो डाइजेशन, डाइजेशन शीघ्रता से, जल्दी से नहीं होता है, रैपिडली नहीं होगा भाई, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का तुरंत हो जाएगा, ऑलरेडी वहां पर ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है। चले आगे बात करें। तो एक और बात सुनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, मुख्य पोषक पदार्थ हैं, उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी ये वसा या लिपिड से मिलती है। तो यहां पर इससे ऊर्जा कितनी मिलेगी वो भी लिख देता हूं। इसकी जो एनर्जी वैल्यू है, ऊर्जा, एनर्जी कितनी मिलेगी भाई? दो मुख्य पदार्थ थे ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो हमें ऊर्जा एनर्जी देते थे। उनमें से अगर बात करूं इसकी ऊर्जा की, तो 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब फिर एक और बात बता दूं, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया था, कार्बोहाइड्रेट में भी हमने देखा था कि कई जगह पर लिखा हुआ रहता है 4.2, 4.3 किलो कैलोरी, जबकि मैंने कितना लिखा है, 4 किलो कैलोरी। कारण है, देखो मैंने आपको बताया भी था कि जिस तरह से अगर हम उस कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम का प्रयोगशाला में आदर्श परिस्थितियों में ऑक्सीकरण करते हैं तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हमारी बॉडी में यानी फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, शारीरिक मात्रा की बात करें कि हमारे शरीर में कितनी एनर्जी देगा, 4 किलो कैलोरी। और यही
इस वसा के लिए भी आप कई जगह पढ़ेंगे 9.4 9.5 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। वो कौन सी बॉम्ब कैलोरीमीटर या ऐसे कह सकते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू यानी हमारे शरीर में कितनी है 9, और एग्जाम में यही पूछते हैं, ठीक है, बोलते नहीं है ना, जबकि फिजियोलॉजिकल वैल्यू बताओ आपको क्या लिखनी है, यही लिखनी 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। चलें आगे बात करते हैं। चिकनाई युक्त, सामान्यतया चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं, अपन ने लिखा भी है, ठीक है। देखो ये सामान्यतया चिकनाई युक्त हमेशा हो, कोई जरूरी नहीं। अच्छा, अगर बात करें वसा के विलेयता की बात करते हैं, वसा के घुलनशील, किसमें घुलनशील है उसकी बात करूं मैं तो सुनना, वसाएं चिकने पदार्थ ये जल में घुलनशील नहीं होते। जल में अघुलनशील होती हैं वसाएं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो है वसाएं या लिपिड्स जल में अघुलनशील, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन फिर भी आपने तो कहा नहीं मुझे तो जल में डालना ही है, घी डालना है, तेल डालना है, वसा डालूंगा मैं जल में तो होगा क्या, तो इमल्शन का निर्माण होता है। जैसे पानी में आप थोड़ा सा तेल डाल दो तो हम क्या देखते हैं, वो तेल पानी की सतह पर फैल जाता है, और अगर थोड़ा सा उस पानी में हमने गति करवा दी तो क्या देखते हैं, वो तेल की बूंदें छोटी 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 बूंदों के रूप में टूटकर दिखती हैं आपको, जिसे क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं, ठीक है। तो यदि, या ऐसे लिख सकते हैं, वसा लिपिड्स प्लस जल ये किसका निर्माण करते हैं, इमल्शन का, इमल्शन। क्या है इमल्शन, अभी जैसे बताया, पानी में आपने तो कहा नहीं मुझे तो डालना ही है घी, तेल डालूंगा मैं तो पानी में, तो भाई पानी में ये तेल छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, इमल्शन। ये जो अब बना है पदार्थ इसे क्या कहेंगे, इमल्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन वसाओं की तो ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे ईथर, बेंजीन, ईथर, बेंजीन आदि में, इनमें घुलनशील होते हैं, आदि में घुलनशील, इनमें घुल मिल जाएंगे। जैसे शक्कर जल में घुल जाती है वैसे ही ये वसाएं इन कार्बनिक पदार्थों में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनमें घुल जाती हैं, इमल्शन का निर्माण किया। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। तो अब मन में आता है कि सर ये वसाएं पाई कहाँ जाती है, ये भी बता दो। तो वसाएं जैसे अभी अपन ने बात की, उदाहरण भी लिखवा देता हूं, देखो घी, तेल, चर्बी, फैट, और भी देखें, जैसे कैरोटीन की बात करूं, गाजर में होता है कैरोटीन, वो भी वसीय पदार्थ है। और बात करें टमाटर में, ये कैरोटीन होता है गाजर में। और बात करें लाइकोपीन, ये होता है टमाटर में, टमाटर। रबर का पेड़ होता है, प्राकृतिक रबर या नेचुरल रबर की बात करूं, वो भी वसीय पदार्थ है, तो लिख सकता हूं प्राकृतिक नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर। मोम,
मोम क्या है? वसीय पदार्थ है। ध्यान रखना, मोम एक प्रकार की वसा है, सरल वसा है। जो हमें ये पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, कच्चा तेल निकालते हैं अपन तो जमीन से, जो पेट्रोल के कुएं होते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थों के कुएं होते हैं, उनमें से जो हम कच्चा तेल निकालते हैं, उसमें से हमें कई पदार्थ मिलते हैं वसाओं से युक्त, जिसमें से एक मोम भी प्रमुख है। और भी ये वसाएं, हमारे कान में भी तो मोम पाया जाता है। हमारे कान में जो वो चिकना पदार्थ होता है जिसे हम कचरा समझकर निकालते हैं, कर्ण मोम जिसे कहते हैं, सिरोमिन जिसे कहते हैं, वो भी वसीय पदार्थ है। हमारी बॉडी में जो स्टेरॉइड होते हैं, कई जने स्टेरॉइड लेते हैं अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए। स्टेरॉइड ड्रग्स के रूप में, दवाओं के रूप में लिया जाता है, वो भी वसा का ही प्रकार है। हमारे कई हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, वो स्टेरॉइड भी क्या एक प्रकार की वसा है। जैसे नर में बात करें टेस्टोस्टेरोन, मादा में बात करें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, किससे बने? स्टेरॉइड से बने। और ये स्टेरॉइड क्या है? ये वसीय पदार्थ है। तो हमने कई ऐसे उदाहरण भी देखे। अब आगे बात करते हैं कि इन वसाओं की, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या देखा? कई मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में मिलकर जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। तो वसा का निर्माण कैसे होता है? वसा का निर्माण दो घटकों से होता है, ध्यान रखना। एक तो हो जाएगा ग्लिसरॉल, पूरी रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का सूत्र लिखूं, ये लीजिए CH2OH, ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ये हो गया ग्लिसरॉल। और इसके साथ जब हम वसीय अम्ल मिला देते हैं, देखो एक बात, वैसे केमिस्ट्री में इन क्रियात्मक समूहों के बारे में हम बात करेंगे। अम्ल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ये आप आसानी से बता दोगे, CH3COH। कई जने बता देंगे, सभी नहीं लेकिन कई जने बता देंगे सर एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। इसमें ध्यान देना, अगर मैं यहां CH3 को हटा दूं तो ये क्या बचा? समूह COOH। ये अम्ल को दर्शाता है, एसिड को दर्शाता है। एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल की बात करूं, उसमें ये अम्ल वाला समूह कौन सा हुआ? ये COOH। यहां मैंने क्या लिखा है? वसीय अम्ल। तो यहां पर भी जो हम अम्ल देखेंगे उनमें ये देखो COOH, उल्टा लिख दिया, उल्टा कहूं सीधा कहूं, है तो COH समूह। इधर मैं इसके कोई दूसरा पदार्थ जोड़ देता हूं, R1 लिख दिया, ठीक है। तो वसीय अम्ल के मुझे 3 अणु चाहिएंगे। अम्ल है, देख लो पीछे COOH, ये COH, 3 अणु वसीय अम्ल के। अब इन दोनों की क्या करवा देते हैं? रिएक्शन करवा देते हैं। तो रिएक्शन में सुनना ध्यान से, लास्ट क्लास में भी जब हमने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया था, जल का अणु निकाल दिया था, यहां पर भी जल के अणु निकालेंगे। कैसे? देखो, जल क्या होता है? H2O। तो मुझे H2O निकालना है, अपने को क्या है? जल निकालना है। ये लो, H2O निकाल दिया। फिर इस दूसरे वाले अम्ल के साथ भी यहां से क्रिया हुई, ये देखो H2 है और एक A है, O1 हो गया। और यहां से भी ये इस तरह से। अच्छा, एक बात और भी सुनो, सब चीजें पढ़ी होती है, बस जब हमारे सामने आती है अपन पहचान नहीं पाते। अम्ल की सामान्य परिभाषा क्या होती है कि वो H+ आयन देते हैं। ये क्या है? अम्ल। इसने क्या दे दिया अपने में से? ये H दे दिया। तो यहां पर अम्ल अपना कार्य भी कर रहा है, ये अपना H दे रहा है, और ये इधर ग्लिसरॉल में से OH आ गए। तो कितने H2O निकले? ये देख लो, H2O, H2O, H2O। जल के 3 अणु खत्म, निकल गए। बच गए, उनको आपस में जोड़ दो और आपको वसा प्राप्त हो जाएगी। कैसे? देख लो,
जब ये क्रिया होगी तो वसा का जो अणु बनेगा वो देख लो इधर, CH2 बॉन्ड, यहां से OH गायब हो गया, यहां से H गायब हो गया, बचा क्या, ये O R1, नीचे क्या है देख लो, जो इधर लिखा हुआ वही लिख रहा हूं मैं, ये बॉन्ड, ये OH गायब कर दिया, ये H गायब कर दिया, ये O, ये CO R2, फिर और नीचे आ जाओ CH2, फिर O, यहां से CH2, ये OH और ये H तो गायब हो गया, बचे ये दो, ये लीजिए, कर सकते हैं ना। सीधी सी बात ध्यान रखना, अब मैं परिभाषा शब्दों के रूप में बोल रहा हूं, इसको देखना सुनना। ग्लिसरॉल का एक अणु वसीय अम्ल के 3 अणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये वसा का निर्माण होता है, ये वसा है। अगर सीधा ये लिख दें तो बहुत थोड़ा जटिल लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ग्लिसरॉल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, फिर ये वसीय अम्ल, अम्ल क्यों का, ये देख लो H भी दे रहा है, अम्ल की परिभाषा यही तो पढ़ते हैं अपन, H+ आयन देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, ये बन गया वसीय अम्ल। अब बात आती है सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये वसा बन गई, सॉरी। अब पूछते हैं सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो सुनो, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के दौरान कौन सा बंध बन रहा था, ग्लाइकोसाइडिक बंध बन रहा था। यहां पर भी इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बना है वो बता रहा हूं, कौन सा बंध बना, ये देखो, ये बनता है यहां पर एस्टर बंध बनता है। पहला ही क्वेश्चन धरते यही है, क्या कि वसाओं में या वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के बीच किस बंध के निर्माण से वसाओं का निर्माण हुआ। 4 ऑप्शन दे देंगे, पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, एस्टर बंध या आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध। आपका आंसर क्या जाएगा, एस्टर बंध। ये वसाओं का निर्माण ऐसे होता है। तो वसा के निर्माण में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल ने मिलकर इस तरह से वसा का निर्माण किया, और ये वसाएं जो होती है इन्हें हम कह देते हैं सरल वसाएं, सिंपल लिपिड्स, ये सिंपल लिपिड्स। और चूंकि यहां पर भी देखो जल के कितने अणु अपन ने बाहर निकाल दिए, -3 H2O, 3 है ना, देख लो, H2O H2O H2O, 3 अणु निकाल दिए, क्या बन गया, सरल वसाएं। तो अब मन में ये बात आती है कि सर ये सरल वसाएं हैं तो कुछ और प्रकार की भी वसाएं होती, क्या होती है ना। इन सरल वसाओं में आप फॉस्फेट समूह जोड़ दो, फॉस्फोलिपिड बन गई। इन लिपिड्स में या इन वसाओं में कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो, ग्लाइकोलिपिड बन गए। इन लिपिड में प्रोटीन जोड़ दो, लिपोप्रोटीन्स बन गए। यानी वसाओं का दूसरा प्रकार क्या है, संयुग्मित वसाएं या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। सरल वसाएं ये है, और जो हमारे घी तेल वगैरह होते हैं ना, ये यही होते हैं, घी तेल वगैरह होते हैं, उनका यही स्ट्रक्चर होता है, घी तेल वगैरह यही होते हैं। फिर आपके मन में आएगा सर घी तेल ऐसे ही होते तो फिर घी और तेल में तो फर्क है, घी तो महंगा आता है और तेल सस्ता आता है, ऐसा क्या हुआ सर, ये बताओ। तो अब एक बात थोड़ा सा मैं यहां पर इन सरल वसाओं के बारे में बता रहा हूं, घी तेल वगैरह की बात करते हैं। अच्छा, अगर कार्बन के, थोड़ा सा केमिस्ट्री यहां पर आएगी क्योंकि यहां पर रसायन विज्ञान से, भाई रसायनों की ही तो बात कर रहे हैं। तो अगर कार्बन के बीच में अगर केवल एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये क्या कहलाते हैं, सुना भी होगा, एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना। तो अगर केवल एकल बंध होता है, केवल एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, सभी कार्बन के बीच में केवल एकल बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर एकल बॉन्ड में हमने क्या देखा कि केवल यहां पर क्या है, एकल बंध है, इन्हें कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड।
सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है। कीटोन ध्यान देना, अभी यहां पर इसमें कीटोन सीधा प्रत्यक्ष रूप से इसमें वसाओं में आपको कीटोन नहीं दिखता। कीटोन समूह हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट में दिखता है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, खैर वो अपन बात करें। हाँ एग्जैक्टली, डबल बॉन्ड होने पर एल्कीन, सिंगल बॉन्ड होने पर एल्केन और ट्रिपल बॉन्ड होने पर एल्काइन। ठीक है, तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं ऐसे सिंगल बॉन्ड वाले। अगर यहां पर मैं बात करूं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देख लो यहां पर वसा के बीच में ये क्यों लेकर आया ये बता देता हूं। जो घी, बटर, मक्खन वगैरह होते हैं, घी, बटर, मक्खन वगैरह होते हैं, ये होते हैं संतृप्त वसाएं होती है। यानी ऐसी वसाएं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या होता है, ये एकल बंध होता है, जैसे घी, चर्बी, मक्खन आदि संतृप्त वसाएं कहलाती है। तो असंतृप्त वसाएं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तेल, जो भी ये वनस्पति तेल होते हैं, जो भी तेल देख लो आप, जैसे मैं बात करूं सोयाबीन का तेल, जैसे मैं बात करूं तिल का तेल, मूंगफली का तेल, खूब सारे तेल, सरसों का तेल, ये सभी जो तेल की कैटेगरी में आते हैं वो सभी क्या होते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, अनसैचुरेटेड वसाएं या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। जबकि घी या बात करूं मक्खन, चर्बी वगैरह, वो क्या होते हैं, संतृप्त वसाएं या संतृप्त कार्बनिक यौगिक। अच्छा, अब एक बात और यहां पर सुनना कि अगर मुझे इस असंतृप्त को इस संतृप्त में अगर बदलना हो, अगर, तो मैं क्या करता हूं, यहां इस असंतृप्त वसा के साथ हाइड्रोजन जोड़ देता हूं। जब असंतृप्त वसाओं का हाइड्रोजनीकरण किया जाएगा तो संतृप्त वसाएं मिलेगी, यानी तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने पर वनस्पति घी मिलता है, डालडा घी मिलता है। वो देसी घी नहीं है, वो डालडा घी है। उसको किससे बनाया है, तेल से बनाया है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने पर वो ऐसी संतृप्त वसाओं यानी घी, मक्खन, बटर, इनमें बदल जाता है। वनस्पति घी, डालडा घी, देसी नहीं होता और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या है, सस्ता होता है। सस्ता क्यों? क्योंकि ये किससे तैयार हुआ है, तेलों से तैयार हुआ है। और अच्छा, यहीं पर आगे साबुनीकरण की क्रिया भी आ जाएगी। कैसे? अब पहले तो ये जो अभी अपन ने पढ़ा उसकी बात कर लेते हैं। देखना यहां पर संतृप्त वसाएं, असंतृप्त वसाएं इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध, डबल बॉन्ड समझाने के लिए बना दिया। ठीक है, कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल लिख लें, जैसे तेल, जो भी ये वनस्पति तेल है, तेल क्या है, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसाएं लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड
फैट्स या लिपिड्स। फिर आ जाएगा आपके, डिफाइन कर देते अपन, परिभाषा लिख देते संतृप्त वसाओं की। संतृप्त वसाएं, तो इसमें आ जाएगा, इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन पाए जाते हैं। इसमें देखें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, घी, बटर, चर्बी या फैट, ये सभी किस में आ जाते हैं, सैचुरेटेड, संतृप्त में आ जाएंगे। और अगर मुझे इस संतृप्त वसा यानी तेल से मुझे घी बनाना है, अगर मुझे ये करना है, अगर, तो इसके लिए एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ये हाइड्रोजनीकरण करने पर और इस क्रिया में क्वेश्चन, अब देखो फिर दिमाग में आता है सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है, असंतृप्त वसाओं का संतृप्त वसाओं में बदलने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है। बाकी तीन ऑप्शन कोई हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। आपका आंसर क्या जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। फिर और भी क्वेश्चन यहीं से देखो, हाइड्रोजनीकरण की इस क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है, जल्दी से जवाब दीजिए कि उत्प्रेरक के रूप में इसमें यहां पर कौन कार्य करेगा। ये जो असंतृप्त वसाओं को हमने संतृप्त वसाओं, सैचुरेटेड फैट्स में हमने बदला, ये क्रिया हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण, इस हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का काम कौन करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, कई जनों ने आंसर दिया, निकिल, 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 वेरी गुड। निकिल जो होता है, निकिल इसमें उत्प्रेरक का काम करेगा, ये भी लिख लेते हैं, निकिल उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। अब दिमाग में आएगा सर ये कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या है, ये तो बता दो। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी जनों ने दिया है निकल, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुनना, निकिल उत्प्रेरक का काम कर रहा है यहां पर, सुनना देखो, ये निकिल क्या कर रहा है, इस क्रिया की दर को बढ़ा देगा। अगर निकिल नहीं होता तो भी ये क्रिया हो सकती थी, लेकिन धीरे धीरे होती। निकिल ने आते ही फटाक से क्या कर दी, इस रिएक्शन, इस क्रिया की दर को बढ़ा दिया, जल्दी से ये क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये क्रिया को जल्दी करवा देते हैं कौन, उत्प्रेरक। तो ये असंतृप्त वसाओं से हाइड्रोजनीकरण करके हमने निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बना ली, संतृप्त वसाएं। और ऐसा जो वनस्पति घी होगा ना, आजकल तो बहुत कम जने यूज करते हैं, देसी घी का मुकाबला नहीं है। और ये जो वनस्पति घी होता है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जैसे बात करें कोकोनट ऑयल, क्योंकि दिमाग में आता है ना कि सर कोकोनट ऑयल तो जैसे घी जमता है वैसे कोकोनट का तेल भी जम जाता है। तो सुनना, ये जो वसीय अम्ल होते हैं ना, इनमें एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा हूं ना, संतृप्त है, असंतृप्त है, बात कर रहा हूं ना मैं कि संतृप्त, असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कार्बन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एग्जैक्टली इन वसीय अम्लों के कारण होता है। जो संतृप्त या असंतृप्त बात करें ना, ये वसीय अम्ल होते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल संतृप्त या असंतृप्त होते हैं। तो कोकोनट तेल की बात करते हैं, कोकोनट तेल या नारियल का तेल हम देखते हैं सामान्यतः थोड़ी सी भी ठंड पड़ती है ना, जम जाता है। क्यों? जैसे घी जमता है वैसे कोकोनट का तेल यानी नारियल का तेल जम जाता है। उसका कारण बता रहा हूं कि कोकोनट तेल में संतृप्त वसीय अम्ल ज्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरे तेल होते हैं ना, जैसे सरसों का तेल, कितनी भी ठंड पड़ जाए जमता है क्या? नहीं जमता है।
क्योंकि उसमें क्या है, असंतृप्त वसीय अम्ल है। अब आप जैसे कई बार यहां पर अपन ने देखा कि किस तरह से कई बार टीवी में भी ऐड देखते हैं कि ऐसा तेल जो आपके हृदय के लिए अच्छा है, जैसे वो सफोला वगैरह का ऐड आता है ना टीवी पर कि आपके दिल का ध्यान रखने वाला तेल। क्यों भाई, तेल ही क्या ध्यान रखता है? हमारे बड़े बुजुर्ग तो घी खाते थे और उनको कभी ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो कारण सुनो, अब असंतृप्त वसाएं हो चाहे संतृप्त वसाएं हो, दोनों हमारे शरीर के लिए जरूरी है। घी भी खाना चाहिए, लेकिन उस घी को पचाने के लिए वापस शारीरिक श्रम करना पड़ता है। अगर आपने शारीरिक श्रम नहीं किया तो ये जो संतृप्त वसाएं होती है ना, जैसे घी, बटर वगैरह, ये आपके रक्त की नलिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के रूप में धीरे धीरे जमने लगते हैं, जिससे अगर ये हमारे दिल वाली रक्त नलिका में अगर ब्लॉकेज हो गया ना, दिल का दौरा आ जाएगा। इसलिए घी खाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उतना हमें वापस शारीरिक श्रम करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग तो क्या खेतों में काम करते थे, घी पच जाता था, लेकिन आजकल जोमेटो स्विगी पर ऑर्डर करते और उसको भी बुला लेते हैं ऊपर के ऊपर आकर डिलीवरी कर दो, नीचे भी नहीं उतरना। शारीरिक श्रम में कमी आई। बाकी हाँ, असंतृप्त वसाएं होती है ना, ये तेल, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, नॉर्मली इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाते जितना ये संतृप्त वसाएं बढ़ाती है। अब यहीं पर वसा से संबंधित एक और क्रिया बता रहा हूं। वसा या लिपिड्स के साथ इनके साथ आप क्षार, बेस, ठीक है, क्षार बेस, जैसे उदाहरण दूं NaOH या KOH की क्रिया करवा दो, साबुन बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है फिर सुन लो कि साबुनीकरण की क्रियाओं में वसाओं के साथ किसकी क्रिया करवाई जाती है, अम्ल, क्षार, लवण या कोई अन्य वस्तु, तो क्या आ जाएगा, क्षार। ये क्रिया क्या कहलाएगी, साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन कहलाती है। साबुनीकरण कहलाती है, सेपोनिफिकेशन कहलाती है। साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन, ये क्षार की उपस्थिति में ये वसाएं किसका निर्माण करती है, साबुन का निर्माण करती है। आपकी साबुन का निर्माण ऐसे ही होता है, तेल लेते हैं, क्षार लेते हैं, मिलाते हैं, साबुनीकरण हो गई, साबुन बन गया। और जो हम बात कर रहे थे अभी, हाइड्रोजनीकरण किया, साबुनीकरण किया, ये सभी वसा की रिएक्शन से ये सभी सरल वसाएं दर्शाती हैं। तो अब जब मैं बार बार बात कर रहा हूं सरल वसाएं, सरल वसाएं, सरल वसाएं, और प्रकार की भी वसाएं, लिपिड्स होते होंगे, सिंपल लिपिड्स के अलावा कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड लिपिड्स भी होते हैं। तो हम बात करें कि इन सरल वसाओं के अन्य उदाहरणों की बात कर लें पहले। सिंपल लिपिड्स, के अन्य उदाहरण, एग्जाम्पल्स, तो देखना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके कान में वो जो पदार्थ निकलता है ना, जिसको कई बार आप चाहो तो कभी तो पेन की रिफिल से, कभी तीली मिल जाए, कभी कुछ भी मिल जाए, बस कान में ऐसे ऐसे करते रहते, कई जनों को दिखता हूं। तो कर्ण मोम ईयर वैक्स, कर्ण मोम या ईयर वैक्स जो है, ये किसका उदाहरण है, सरल वसा का। इसका नाम क्या होता है, सिरुमिन कहते हैं इसको। सिरुमिन कहते हैं। जो जंतुओं या पक्षियों के फर पर, जंतुओं या पक्षियों के फर पर एक पतली सी वसीय पदार्थ की परत पाई जाती है,
जिसके कारण उनके फर या उनके पंख आसानी से गीले नहीं होते। सीधी सी बात है, देखो अगर यहां पर आपकी स्किन पर थोड़ा सा मैं तेल लगा दूं, वसा लगा दूं और फिर उस पर पानी गिराऊं तो पानी उस आपकी त्वचा को गीला करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जंतुओं में और पक्षियों में भी उनके फर या उनके जो पंख होते हैं उन पर वसा की एक पतली परत पाई जाती है और ये वसा कौन सी होती है? सरल वसा, सिंपल लिपिड। नाम क्या है? लैनोलिन है। लिख देते हैं। जंतुओं, एनिमल्स या पक्षियों के फर या पंखों पर, फीदर्स पर यहां पर भी वो जो पतला वसीय पदार्थ पाया जाता है, क्या कहते हैं उसे? लैनोलिन कहते हैं। मधुमक्खी, हनी बी, मधुमक्खी जो होती है उसके पेट में, मधुमक्खी के पेट में कुछ ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स, जिससे वो मोम जैसे पदार्थ का स्रवण करती है। वो भी क्या है? इसी सरल वसा का उदाहरण है। बीज वैक्स या मधुमक्खी मोम या मधुमोम कहते हैं। लिख सकते हैं मधुमोम या बीज वैक्स। ये मधुमक्खियों से प्राप्त हनीबीज जो होती हैं मधुमक्खियां, उनके पेट में ऐसी जो ग्लैंड्स पाई जाती, ग्रंथियां, जहां से हमें ये बीज वैक्स यानी ये मधुमक्खियों से ये बीज वैक्स प्राप्त होता है। और भी जो मैंने बताया ना, जो सामान्य मोम होता है, पैराफिन मोम जो होता है, जो हमें पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन करते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तब हमें वो मिलता है। तो लिख सकते हैं एक और उदाहरण कि पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त मोम ये सभी वसाओं के ही उदाहरण हैं। पैराफिन वैक्स, या पैराफिन मोम, ये भी सरल वसा का उदाहरण है। तो अब तक हमने सरल वसा का अध्ययन किया और उसमें देखा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बन गई साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, इनकी सामान्य क्रियाएं हैं। क्या घी है, क्या तेल है, इनकी बात की। अब मैं वसाओं के प्रकार बताऊं, जिसमें से एक अपन पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ फैट्स, वसाओं के प्रकार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो अपन पढ़ भी चुके हैं। ये सरल वसाएं, सिंपल लिपिड्स, सरल वसाएं, सिंपल लिपिड्स। और देखें संयुग्मित वसाएं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। क्योंकि अभी मन में आएगा सर अभी तो आप स्टेरॉइड बता रहे थे, अभी तक आपने स्टेरॉइड का उदाहरण तो नहीं दिया, तो अब आएगा स्टेरॉइड, ठीक है। और फिर आ जाते हैं व्युत्पन्न वसाएं, डिराइव्ड लिपिड्स, टाइप्स ऑफ लिपिड्स, वसाओं के प्रकार। तो सरल वसाएं अभी तक अपन ने बात की, ये सिंपली अगर बात करें वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल से बने। संयुग्मित वसाओं की अगर बात करूं कि ये संयुग्मित वसाएं है क्या, इनकी बात करें संयुग्मित वसाओं की,
तो मन में आता है कि सर संयुग्मित वसाएं क्या, ये बता दो। तो संयुग्मित वसाओं में क्या होता है, सरल वसाएं सिंपल लिपिड्स प्लस कोई क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने बताया ना, इसके साथ फॉस्फेट जोड़ दो, फॉस्फोलिपिड। इस सरल वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो, ग्लाइकोलिपिड। इस सरल वसा के साथ प्रोटीन जोड़ दो, लिपोप्रोटीन। और फिर इधर व्युत्पन्न वसाओं की बात करें तो इसमें क्या होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है कि सरल व संयुग्मित वसाओं के अपघटन से हाइड्रोलाइसिस से निर्माण बनती है। यानी पूछ ले कि सरल वसाएं और संयुग्मित वसाओं का जब अपघटन होता है तो क्या बनती है, व्युत्पन्न वसाएं। उदाहरण देख लेते हैं, उसी के साथ हमारे वसाओं के प्रकार भी कंप्लीट। अगर मैं संयुग्मित वसाओं के उदाहरण बताऊं, कॉन्जुगेटेड, तो इसमें आ जाएंगे एक तो आपके फॉस्फोलिपिड, ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में इसका कोशिका झिल्ली बनाता है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कार्य भी लिख लेते हैं साथ साथ। फिर देखते हैं फॉस्फोलिपिड के अलावा और भी उदाहरण देखें, और जोड़ दो, ग्लाइकोलिपिड जोड़ दो। ग्लाइकोलिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा जोड़ दी। हमने इस लिपिड के साथ लिपोप्रोटीन जोड़ दिया तो क्या बन गया, लिपोप्रोटीन बन गया। रक्त में वसाएं इसी रूप में पाई जाती हैं। यानी अगर हमारे ब्लड में बात करूं, ब्लड में भी क्या होता है, जो वसाएं लिपिड होती हैं वो इस लिपोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। तो अब तक हमने वसाओं के अलग अलग प्रकार पढ़े। ज़्यादातर प्रश्न बनने की संभावनाएं भी कहाँ पर रहती है, वहाँ पर सरल और जो संतृप्त असंतृप्त वसाओं की बात की। तो अब एक बार जल्दी से बता देता हूँ जो अपन ने आज पढ़ा। सबसे पहले अपन ने शर्कराओं का जो शुगर की बात की थी कि कब शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो कौन सा हार्मोन उसे कम करेगा, अगर शुगर का लेवल कम हो गया तो वापस उसे बढ़ाने का हार्मोन, कौन सा हार्मोन काम करेगा। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतिरोधी हार्मोन। इसके बाद हमने बात की वसा या लिपिड की। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी, कम थी। सामान्यतः चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं और हमने ये बात की कि इनका पाचन धीमे होता है। तुरंत ऊर्जा नहीं देखेंगे, टाइम लेते हैं ऊर्जा देने में। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ये जो ऊर्जा का मान है, वसा के 1 ग्राम से मिलने वाली ऊर्जा कितनी है, 9.1 किलो कैलोरी। सिंपल से क्वेश्चन भी बनते हैं। आगे बात करें, वसा या लिपिड जल में अघुलनशील है। अगर फिर भी जल में डाल दिया, इमल्शन बना दिया, वो जल के अंदर अगर तेल मिला भी दो, छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है, क्या है, इमल्शन है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण। सीधा सा आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से वसाओं के उदाहरण हैं, और उसमें कभी जैसे रबर या लाइकोपिन, कैरोटीन दे देते तो कई बार अपन ये सोचते हैं यार ये तो है ही नहीं, हमें तो घी, तेल, चर्बी वगैरह यही पता है कि यही चिकनाई वाले पदार्थ, बटर वगैरह यही होते हैं वसाएं। इनमें भी वसा होती है। ठीक है। पेड़ों से मिलता है प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, ये भी वसा का उदाहरण है।
टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन, कैरोटीन या वो जो यूकेलिप्टस का तेल होता है ना, तेल जहां पर भी आ गया ना शब्द वसा है। यूकेलिप्टस का जो तेल होता है, जिसका हम कई बार जैसे देखते हैं, चाहे मूव लगाओ चाहे कोई दूसरी दवाई लगाओ, चोट लगने पर जो भी दवाई लगाते हैं स्मेल सब में एक जैसी ही आती है, जो गंध होती है लगभग सभी की एक जैसी होती है, यूकेलिप्टस का तेल होता है उनमें। और ये कैसा है, वसीय पदार्थ है। फिर हमने आगे बात की वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलकर सरल वसाओं का निर्माण करते हैं। किस तरह से ये हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, यहां पर भी देखो निर्जलीकरण हो रहा है, डिहाइड्रेशन यहां पर भी हो रहा है। मैंने बताया कहां से ये H2O निकला और किस तरह से एस्टर बंध बना और ये वसाओं का निर्माण हुआ। सीधा सा क्वेश्चन बनता है वसाओं में कौन सा बंध पाया जाता है, आंसर क्या होगा, एस्टर बंध होगा। फिर हमने एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक, डबल बॉन्ड वाले, संतृप्त असंतृप्त की बात की। संतृप्त कार्बनिक यौगिक असंतृप्त दोनों की बात की। घी वगैरह संतृप्त में आ जाते हैं, असंतृप्त में तेल वगैरह आ जाएंगे। और इन संतृप्त असंतृप्त को, जैसे असंतृप्त वसाओं यानी तेल से घी बनाना, हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक है, क्वेश्चन यहां से भी बनता है। फिर हमने वसाओं के अलग अलग प्रकार देखे, चाहे तो सिरोमिन की बात करें, लेनोलिन की बात करें, बीजवैक्स या पैराफिन मोम की बात करें। वसाओं के प्रकार देखे, सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न, और फिर इनके भी हमने उदाहरण देखे। तो ये वसाओं की बात हमने की, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।